तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अच्छा, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये देखो, ये जो टाइम स्टैम्प देख रहे हो आप 1926, देखो ना 1926, 1927, 1933, 1935, 1942, 1947, 1948, 1949। बताइए, ये टाइम स्टैम्प है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मतलब वो स्पेशल इवेंट्स जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन इस समय पे स्पेशल इवेंट्स हुआ था, वो कौन से इवेंट्स है देख लेते हैं। सबसे पहले 1926 को क्या हुआ समझिए। इंडिया में एक कमीशन था, उस कमीशन का नाम था द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनेंस। तो इन्होंने क्या किया था 1926 को सबसे पहले रेकमेंड किया था कि भैया एक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लाना बहुत जरूरी है। क्या बताइए, इन्होंने क्या बोला? रिकमेंडेड बताइए ना, रिकमेंड किया? क्रिएशन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले द रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया करेंसी एंड फिनेंस ने रेकमेंड किया था कि भाई साहब सुनिए ना, अपने इस कंट्री को जो है इसको एक सेंट्रल बैंक देना ही होगा और सेंट्रल बैंक क्रिएट करना ही होगा, वरना दिक्कत हो जाए। क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह कौन लाएगा, उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए भैया अपने को एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चाहिए। ठीक है, किसने बताया था? द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनेंस। उसके बाद एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस्ड किया गया। अच्छे से देखना, 1927 को क्या हुआ? बिल जो है पास नहीं किया गया भैया, इंट्रोड्यूस किया गया। बताओ क्या? अ बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, टू गिव इफेक्ट टू दी रिकमेंडेशन इन दी, कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था? इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली। बट यहां पर आता है बट क्या हुआ? was later withdrawn। तो क्या हुआ? 1927 को एक स्पेशल इवेंट हुआ, क्या बताइए? एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके लिए? ये जो रिकमेंडेशन हुआ था ना, इसको इफेक्ट में लाने के लिए। तो आप यहां पे लिख सकते हो, बिल वाज इंट्रोड्यूस टू गिव इफेक्ट टू दी अबव रिकमेंडेशन। ठीक है, अबव रिकमेंडेशन। ठीक है, इंट्रोड्यूस कहां हुआ था? बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बट वाज लेटर विड्रॉन। ठीक है, विड्रॉ कर लिया गया भैया, बोले कि नहीं चाहिए अपने को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर दोबारा 1933 में क्या हुआ? द व्हाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। बताइए कौन? द व्हाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फिर से रेकमेंड किया। क्या बताइए? फिर से रेकमेंड किया। इवेंट्स को ध्यान रखिए, ठीक है। फिर से रेकमेंड किया। क्या रेकमेंड किया? recommended the, बताइए क्या? recommended the creation of the reserve bank, ठीक है। और एक फ्रेश बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, बताइए क्या? अ फ्रेश बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड, अच्छा, 1926 को सबसे पहले हम लोगों ने, किसने रेकमेंड किया? द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनेंस ने रेकमेंड किया कि भैया एक सेंट्रल बैंक लाओ इंडिया में। फिर 1927 को, एक साल बाद, जो है वो एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था इस रिकमेंडेशन को इफेक्ट में लाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो रिजेक्ट हो चुका था। फिर 1933 को दोबारा से रेकमेंड किया गया था। इस बार रिकमेंडेशन था फॉर द क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक नया फ्रेश बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। समझ में आ रहा है? फिर 1934 को क्या हुआ सुनिए, यहाँ पे और एक डेट मिसिंग है, वो डेट आप लोग लिख लीजिए। 1934, क्या बताइए? 1934, एक सेकेंड ना, क्या हुआ सुनिए अच्छे से। 1934 को क्या हुआ भैया? गजब इवेंट हुआ भैया। आरबीआई एक्ट वाज पास्ड। बताइए क्या? आरबीआई एक्ट वाज पास्ड। तो कितना मशक्कत करना पड़ा देखो। 1926 को जो है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी ने सबसे पहले रिकमेंड किया था फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर वो बिल लाए, एक साल बाद बिल लाए, वो भी रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद दोबारा बिल लाए, फिर वो बिल जो था वो नया बिल था, बोले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएंगे। फिर 1934 को, एक साल बाद जाके वो एक्ट जो है वो पास हुआ। तो पहले एक्ट पास करना कितना दिक्कत था बताइए ना,
कितना दिक्कत है, एक मतलब साल दर साल वेट करना पड़ता था एक एक्ट पास करने के लिए, और अब रात के रात एक्ट पास हो जाता है भाई मेरे, रात के रात एक्ट पास हो जाता है। अच्छा, 1935 को और गजब इवेंट हुआ, सुनो। 1935 को क्या हुआ, ये जो आरबीआई है, ये जो आरबीआई है, आरबीआई, इसने क्या किया सुनो। आरबीआई जो है, इसको ना आप एडजस्ट कर लेना लिखने के समय पे, ठीक है। आरबीआई आरबीआई कमेंस इट्स ऑपरेशन, बताइए, कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन, इसका मतलब वो अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। ऑपरेशन एज क्या बताइए ना, इंडियन सेंट्रल बैंक, इंडियन सेंट्रल बैंक, कौन से डेट पे, अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 को, ठीक है। और आप जो सोच रहे हैं ना कि भैया ये तो सेंट्रल है, सेंट्रल है, सेंट्रल, नहीं, ये स्टार्ट हुआ था एज अ प्राइवेट बैंक, बताइए, एज अ प्राइवेट बैंक, ठीक है। शेयर होल्डर्स बैंक लिखते हैं यहाँ पे, एज ए प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक, ठीक है, प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक। और उसका पेड अप कैपिटल कितना था पता है, विथ पेड अप शेयर कैपिटल कितना था पता है भैया, हाँ जी, 5 करोड़, 5 करोड़, क्या बताइए, 5 करोड़, ठीक है। 1935 को ये स्टार्ट हो चुका था, 1934 को इसका एक्ट पास हुआ, 1935 में इसने काम चालू कर दिया। अब 1942 को क्या हुआ सुनिए, 1942 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, अच्छा 1942 से पहले क्या होता था समझ लीजिए। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना, ये क्या करता था, आरबीआई क्या करता था, आरबीआई जो है ना सिर्फ इंडिया को नहीं, वो अलग अलग कंट्रीज जो है ना उनको भी बैंकिंग फैसिलिटीज देता था। वो करेंसी इशू करता था, क्या इशू करता था, करेंसी इशू करता था। मतलब वो कौन से कंपनी सर, बर्मा मतलब कौन, म्यांमार, ठीक है। अब म्यांमार बुलाते हैं हम इसको, पहले वो क्या था, बर्मा था। तो जो हम लोग बर्मा कहते हैं ना, वो बर्मा, दैट इज म्यांमार। तो म्यांमार को, एक्चुअली बर्मा को हम लोग पहले करेंसी इशू किया करते थे। उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं था करेंसी इशू करने का, तो हम लोग करेंसी इशू कर, कितना एडवांस थे देखिए, हम लोग करेंसी इशू करते थे। सिर्फ म्यांमार का नहीं, पाकिस्तान का भी हम लोग ही इशू करते थे। समझ में आ रहा है, हम लोग ही इशू करते थे। क्या इशू करते थे बताइए, करेंसी। अब आप सोचोगे सर इंडिपेंडेंस से पहले तो पाकिस्तान एक ही था, हाँ, लेकिन वो जो सीज किया गया है ना, सीज मतलब बंद कर दिया गया है। म्यांमार का तो बंद हो चुका था 1942 को, ठीक है। ये पहले पढ़ लो अच्छे से, आरबीआई सीज्ड, क्या बताइए, आरबीआई सीज्ड। तो आरबीआई ने 1942 को सीज कर दिया भैया कि हम लोग तुम्हारे लिए और करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते, आप खुद से कर लीजिए, ठीक है। बर्मा का कंट्री जो है, उस कंट्री को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर भी करेंसी इशू बंद कर दिया, ठीक है। करेंसी इशू करना बंद कर दिया, किसने बंद किया, आरबीआई ने। उसके बाद भी एज अ बैंकर का जो फैसिलिटीज है ना, वो बर्मा को देता था। कौन देता था, आरबीआई, जैसे कि लोन देना, ये वो, ठीक है। तो वो कौन करता था, आरबीआई करता था बर्मा को लोन वगैरह, मतलब बैंकर फैसिलिटी जो कहते हैं हम लोग, ठीक है, वो दिया करता था। वो भी सीज कर दिया 1947 को। क्या हुआ बताइए ना, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टॉप एक्टिंग एज अ, द आरबीआई एक्टिंग एज, बताइए, एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार, मतलब बर्मा लिख सकते हो आप, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा। पहले बर्मा था इसलिए हम लोग बर्मा लिख रहे हैं। तो आरबीआई ने स्टॉप कर दिया, भैया हम लोग तुमको बैंकिंग फैसिलिटी और नहीं दे सकते। फिर तो 1947 को क्या हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया। इसीलिए तो भैया उसने क्या बोला, आरबीआई ने बोला भैया हम बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं दे सकते। 1 साल तक पाकिस्तान को हम लोग फिर भी बैंकिंग फैसिलिटीज दे रहे थे। किसको बताइए ना, हाँ जी, पाकिस्तान को मतलब 1947 को डिवाइड हो चुका था कंट्री, 1948 तक हम लोग फिर भी फैसिलिटीज दे रहे थे, किसको, पाकिस्तान को। लेकिन 1948 को क्या हुआ, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टॉप्ड रेंडरिंग सेंट्रल बैंकिंग सर्विसेज टू पाकिस्तान। अब ये सेंट्रल बैंकिंग सर्विसेज क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहले कंट्री एक था तो सेंट्रल बैंक एक ही था, तो सेंट्रल बैंक पूरे कंट्री के लिए सब कुछ करता था ना, सारे सर्विसेज देता था। लेकिन आफ्टर डिवीजन 1 साल तक किया, उसके बाद बंद कर दिया। तो 1948 को क्या हुआ बताइए, फटाफट क्या हुआ बताइए, हाँ जी, आरबीआई स्टॉप्ड, ठीक है, बोले कि भैया तुम अपना देख लो। फिर 1949 को क्या हुआ सर, आईसीएआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नहीं, वो तो है, ठीक है, लेकिन 1949 आरबीआई का भी एक नेशनल इवेंट था, बताइए क्या, वो क्या था बताइए। वो तो एक प्राइवेट बैंक था ना, लेकिन 1949 को उसको नेशनलाइज किया गया। बताइए क्या हुआ, हाँ जी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख सकते हो, द गवर्नमेंट
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड द रिजर्व बैंक, द रिजर्व बैंक। समझ में आ चुका है? हाँ जी, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, समझ में आ चुका है? अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये पब्लिक हो चुका था, क्या बताइए ना, रिजर्व बैंक जो है ना वो पब्लिक हो चुका था। अब से भैया ये पब्लिक, ये ना प्राइवेट है, सिर्फ पब्लिक। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन सारे इवेंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछ लेंगे, तो अगर पूछ लिया तो भैया बवाल हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको याद कर लियो, ठीक है, कि इसका ओरिजिन क्या हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। एक बार रिवीजन करना है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 1926 को क्या हुआ था? रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ने रेकमेंड किया कि भाई साहब इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। फिर 1927 को इसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन भैया वो रिजेक्ट हो चुका था। फिर 1933 को द व्हाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ने रिकमेंड किया, क्या बताइए ना, फिर से क्रिएट करो भैया एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फिर एक फ्रेश बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 1934 को आरबीआई जो है उसका एक्ट पास हो गया था। 1934 को आरबीआई एक्ट पास हो गया था। 1935 को क्या हुआ? आरबीआई कमेंस इट्स ऑपरेशन ऑन इंडियन सेंट्रल बैंक, ठीक है। अपना पहला काम जो है वो शुरू कर दिया 1 अप्रैल को। किसने बताइए? हाँ जी, आरबीआई ने, एज अ सेंट्रल बैंक। लेकिन पता है ना भैया, वो एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक था जिसका कैपिटल था अपना अराउंड 5 करोड़ रुपीज। उस टाइम में 5 करोड़ रुपीज इज अ बिग अमाउंट ब्रो। आप सोच रहे होंगे सर 5 करोड़ में क्या होता होगा? 5 करोड़ में बहुत कुछ, पूरा कंट्री हिल जाता था 5 करोड़ में। पहले के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो एक बैंक का फैसिलिटी भैया वो निभा सकते थे पहले 5 करोड़ रुपीस में। अब देखो क्या हुआ, 1942 को आरबीआई सीज टू बी द करेंसी इशूइंग ऑथोरिटी फॉर बर्मा के लिए काम करते थे हम लोग करेंसी जो है वो बर्मा के लिए इशू करते, बर्मा के लिए करेंसी जो है वो इशू करते थे, वो हम लोग ने बंद कर दिया। बोले कि भैया अपना खुद का मशीन लाओ और खुद से छापो पैसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक साल फिर क्या हुआ, 1947 को क्या हुआ बताइए ना, बर्मा गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंकर भी काम करना बंद कर दिया आरबीआई ने। भैया बोले कि भैया हम तुमको बैंकिंग का फैसिलिटी कुछ नहीं दे सकते, तुम अपना बैंक खड़ा करो, बर्मा को बोल दिया, ठीक है, म्यांमार को बोल दिया। फिर 1948 को क्या हुआ बताइए? हाँ जी, पाकिस्तान के लिए जैसे डिवीजन हो चुका था 1947 को, तो एक साल तक तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे काम किए पाकिस्तान के लिए, फिर एक साल बाद बंद कर दिए, बोले कि अपना सेंट्रल गवर्नमेंट खोल लो भैया, ठीक है। फिर 1949 को गवर्नमेंट जो है फाइनली नेशनलाइज कर दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। समझ में आ रहा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाकर हम लोगों ने जो है इसको नेशनलाइज कर दिया था। किसको नेशनलाइज किया बताइए? हाँ जी, हाँ वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी सा चीज था। फिर हम लोग देखेंगे पर्पस क्या था, मतलब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाए क्यों हम लोग। पहला पर्पस है, मेन पर्पस बोल रहा हूं मैं, इसका बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन पर्पस के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ करेंसी, पैसा जो है उसको मैनेज करने के लिए। दूसरा बिजनेस ऑफ बैंकिंग, सारे जो बैंकिंग बिजनेस चल रहे हैं इंडिया में वो किसके बदौलत भैया? रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? रेगुलेटरी अथॉरिटी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके लिए बैंकिंग बिजनेस को जो है वो चालू करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए अपने को आरबीआई का जरूरत था। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये स्टफ। तो ये सारा टोटल जो है ये आपके लेवल्स है, कहाँ का आरबीआई का लेवल्स है कि कहाँ पे कौन से पोजीशन पे कौन कौन बैठा है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पूरा याद करना जरूरी है। याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा मेमोरी पावर है आपका, आप याद कर लोगे, ठीक है। फिर देखो हम लोग बात करेंगे द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ये जो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या करते हैं? वो ओवरसाइट करते हैं आरबीआई का, ठीक है। ये मतलब द टॉप मैनेजमेंट है। कौन बताइए? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये ऊपर में बैठ के पूरा आरबीआई को चलाते हैं। समझ में आ रहा है? पूरा आरबीआई को चलाते हैं कौन? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसमें बैठते कौन है? जैसे आपको पता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है। क्या बताइए? टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि सबसे टॉप में सबसे मेन है गवर्नर। आपको पता ही होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबसे मेन कौन होता है? गवर्नर, ठीक है। वो सुपरवाइज करता है पूरा आरबीआई को, ठीक है, पूरा आरबीआई को सुपरवाइज करता है। और उसके साथ तो पैनल में कोई ना कोई बैठता होगा। वो कौन कौन है? पूरा कंट्रोल किया हम बताइए गवर्नर के ऊपर दे देंगे पूरा कंट्रोल, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पूरा अगर हम लोग गवर्नर के ऊपर दे दे तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम लोग उसके मतलब उसको भी एडवाइस चाहिए होता है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लोग आएंगे बैठने के लिए, वरना एक बंदा पूरा कंट्री को कैसे संभालेगा, ठीक है।
उसी के साथ साथ बैठता है अपना डिप्यूटी गवर्नर जो इसके असिस्टेंट है, और दूसरा है अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। असिस्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको याद करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में असिस्टेंट नहीं है। डिप्यूटी गवर्नर का पोस्ट बहुत ऊंचा है, ठीक है। गवर्नर के बाद कौन आता है? डिप्यूटी गवर्नर। समझ में आ रहा है? आपको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ असिस्टेंट, जैसे कि डिप्यूटी गवर्नर, गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर। समझ में आ रहा है? ऊपर में बैठते गवर्नर, उसके बाद डिप्यूटी गवर्नर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चुपचाप बैठेगा क्या? वो अपना बंदा नहीं बिठाएगा। अगर उसका अपना बंदा नहीं बैठ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉफिट कैसे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगा कैसे आरबीआई को? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई में दादागिरी कैसे करेगा? वैसे ही करेगा। देखो 14 डायरेक्टर्स बिठाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने बताइए ना? 14 डायरेक्टर्स। 14 डायरेक्टर्स बिठाते कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कहाँ पे? सेंट्रल बोर्ड पे। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड पे कौन बिठाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये 14 जो है, इसको 15 आप पकड़ सकते हो क्योंकि एक एक्स्ट्रा है, मैं बता दूंगा आपको कौन एक्स्ट्रा है। सबसे पहले समझ लिए, पहला का जो 4 डायरेक्टर है वो बैठेगा ईच लोकल ब्रांच से। लोकल ब्रांच इंडिया में आरबीआई का 4 लोकल ब्रांच है। कहाँ कहाँ पे बता दीजिए फटाफट? महाराष्ट्र, कलकत्ता, दिल्ली एंड चेन्नई, ठीक है। महाराष्ट्र, कलकत्ता, दिल्ली एंड चेन्नई, यहाँ पे 4 ब्रांचेस है। 4 ब्रांचेस में से एक डायरेक्टर जो है वो बैठता है सेंट्रल, बताइए ना, सेंट्रल बोर्ड पे, ठीक है। वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट। उसी के साथ और 10 डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो अलग अलग फील्ड से आते हैं। एक आता है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से, दूसरा आता है ट्रेड, तीसरा आता है प्रोफेशन। तो अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रोफेशन से, ठीक है। 10 डायरेक्टर्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं। कौन सिलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करता है, हम लोग नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करेंगे 10 डायरेक्टर्स। तो अब बताओ 10 + 4 कितना हो चुका है? 14। ऑलरेडी 14 डायरेक्टर्स हो चुके हैं, राइट। उसी के साथ एक एक्स्ट्रा बंदा बैठता है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करता है एक एक्स्ट्रा बंदा, वो होता है नॉर्मली फिनेंस मिनिस्टर। कौन बैठता है? फिनेंस मिनिस्टर। वन गवर्नमेंट ऑफिशियल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूजली द फिनेंस मिनिस्टर ही बैठते हैं। तो आप ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने बंदे आते हैं बताइए ना? सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने बंदे आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं 14 बंदे। बोलने का है 14 लेकिन है 15। अब यहाँ पे 4 डायरेक्टर, यहाँ पे 10, और एक आएगा कहाँ से बताइए ना? हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली, वन गवर्नमेंट ऑफिशियल बाय सीजी, ठीक है, जो कि फिनेंस मिनिस्टर बैठता है, ठीक है। अब उसके कुछ फंक्शंस देख लेंगे, क्या करते हैं नहीं करते। देखो जो डिप्यूटी गवर्नर है ना, डिप्यूटी गवर्नर है वो क्या करेगा? मीटिंग अटेंड करेगा। सारे मीटिंग्स अटेंड करेंगे। क्या मीटिंग में वोट कर सकता है? नहीं, एक भी मीटिंग में वोट नहीं कर सकता। लेकिन अगर गवर्नर प्रेजेंट नहीं है, तब जाके वो वोट कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट वो ऑथोराइज्ड हो। गवर्नर ने उसको बोल रखा है कि तुम वोट कर दियो, तभी जाके वो वोट कर सकता है। द डिप्यूटी गवर्नर एंड द गवर्नर शैल डिवोट देयर, सॉरी, ये इसका मतलब क्या है? डिवोट देयर होल टाइम, मतलब कि उनको जो है पूरा टाइम अपना देना होता है। होल टाइम, जैसे होल टाइम डायरेक्टर नहीं रहते, तो वही है, उनको होल टाइम बैठना होता है बैंक के लिए। समझ में आ रहा है? 4 नंबर पॉइंट में बोले कि भैया मीटिंग तो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन द डिप्यूटी गवर्नर शैल अटेंड ऑल मीटिंग्स बट शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट ओनली इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर, ठीक है। ओनली इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट से परमिशन लेके आया हो। समझ में आ रहा है? गवर्नर ने उसको परमिशन दिया कि भैया तुम वोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। अब टीम, ठीक है, टीम, ये जो पूरा टीम है, इस टीम में कौन कौन है बताइए? गवर्नर है, डिप्यूटी गवर्नर है एंड अदर डायरेक्टर्स है। अब इस टीम का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा? टर्म ऑफ ऑफिस मतलब बताइए कितना समय तक ऑफिस में बैठेंगे भाई साहब? गवर्नर 5 साल के लिए, डिप्यूटी गवर्नर 5 साल के लिए, अदर डायरेक्टर्स 4 साल के लिए। समझ में आ चुका है? उसके बाद क्या होगा? रिशफलिंग होगा। उसके बाद नए डायरेक्टर्स आएंगे, नए गवर्नर्स आएंगे, ठीक है, ठीक है। ऑफिसेस एंड ब्रांचेस कौन चलाता है? कितना ऑफिस कितना ब्रांच है? 4 ऑफिस है एंड 27 ब्रांचेस है टोटल आरबीआई का ऑल ओवर इंडिया में। 4 ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है? एमकेडीसी मतलब मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली एंड चेन्नई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस तो सबसे पहले बैंकिंग फंक्शंस है, दूसरा है इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? बैंक नोट्स ऑब्वियसली। फिर है मॉनेटरी पॉलिसी को जो है लाना, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बहुत सारा टॉपिक्स है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पब्लिक डेट फंक्शंस देखना, पब्लिक को कैसे लोन दिया जाए, कितने रेट में दिया जाए एंड ऑल दैट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करना, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड सुपरविजन्स।
तो ये सारे जो है ये फंक्शंस है आरबीआई के, ये सिर्फ ये एग्जॉस्टेड फंक्शंस नहीं है, ये इंक्लूसिव फंक्शंस है, मतलब और भी बहुत सारे फंक्शंस है आरबीआई के, ठीक है। उसी के साथ साथ एक चीज याद रखना, आरबीआई जो है उसको कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसमें एग्जामिनेशन में बहुत हॉट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। एक लाइन में खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा पैराग्राफ बना के लिखना है। कैसे, मैं समझाता हूं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा पूरा खत्म हो जाए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा पूरा खत्म हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे जा सकता है बताइए ना, आरबीआई के पास, कि भैया पैसा दे दो अपने को, लोन दे दो, लोन। तो वो आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किससे पैसा ले सकता है? अब एक बात बताओ, आप अगर घर में छोटे बच्चे हो तो आप पैसा किससे लेते हो? पापा से लेते हो, राइट, मम्मी से लेते हो, ठीक है, वो आपका बैंकर है, ठीक है। कोई भी छोटा छोटा बिजनेस है, इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज है, वो कहाँ से लेते हैं पैसा? वो बैंक से लेते हैं, नॉर्मल बैंक से लेते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो वो कहाँ से लेंगे? वो लेंगे आरबीआई से। कहाँ से लेंगे? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो पैसा ले सकते हैं। तो ये था कुछ छोटा मोटा टॉपिक्स अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ये टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट उस इन्फ्लेशन से कैसे डील करता है, स्पेसिफिकली आरबीआई उस इन्फ्लेशन से कैसे डील करता है, वो भी हम लोग समझने वाले, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, समझ लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है, मॉनेटरी पॉलिसी एक माध्यम है। क्या बताइए ना, माध्यम। माध्यम मतलब एक वे जिससे कोई भी कंट्री है उसका जो सेंट्रल बैंक है, कोई भी कंट्री है उसका जो सेंट्रल बैंक है वो मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है? मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है। अभी जो मनी है वो कहां पर है बताइए? हाँ जी, उसी नेशन के बैंक्स के पास। समझ में आ रहा है? क्या बताइए, मॉनेटरी पॉलिसी एक माध्यम है जिसमें किसी भी कंट्री का जो मेन बैंक होता है, जो कि सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि आरबीआई, इंडिया के केस में आरबीआई, वो मनी के सप्लाई को फ्लो मतलब क्या, सप्लाई, मनी के सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब वो मनी कहां पर है बताइए ना? मनी है बैंक्स के पास। उस नेशन के बैंक्स के पास जो पैसा है उसको कंट्रोल करता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। मतलब फॉर एग्जांपल, आज अगर एक्सिस बैंक पैसा कितना फ्लो करेगा अपने बैंक से, कितना लोन देगा, समझ में आ रहा है, कितना पब्लिक को पैसा प्रोवाइड करेगा, वो आरबीआई के हाथ में है। और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? बाय यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें टूल्स यूज्ड होते हैं। क्या बताइए ना, टूल्स यूज्ड होते हैं। उसमें क्या यूज होता है? टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहा जाता है उसको, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब इन टूल्स के माध्यम से आरबीआई जो है वो नेशन में जितने भी बैंक्स है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, उसमें जो पैसा है उसका फ्लो जो है उसको कंट्रोल करते हैं। कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई के पास क्या है बताइए? आरबीआई के पास एक चाबी है जिसमें आरबीआई अपने ऑफिस में बैठे बैठे उस चाबी को घुमाता है और मनी जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है, मनी का फ्लो कंट्रोल में आ जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये डायरेक्टली जो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे जैसे हम लोग टूल्स को एक्सप्लेन करने लग जाएंगे ना, वैसे वैसे हम लोग समझ जाएंगे इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेपो रेट। क्या बताइए ना, रेपो रेट। आपके स्कूल कॉलेजेस में ये बहुत ज़्यादा फेमस होगा रेपो रेट, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा कि रेपो रेट होता क्या है। नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक्स जो है जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, यूसीओ, एक्सिस बैंक, तो इनको जब पैसे का ज़रूरत होता है, क्या बताइए, इनको जब पैसे का ज़रूरत होता है वो आरबीआई से पैसा लेते हैं, ठीक है। तो आरबीआई जो है उनको पैसा प्रोवाइड करता है। अब अगर आरबीआई पैसा प्रोवाइड कर रहा है एसबीआई को, पीएनबी को, बीओबी, यूसीओ, एक्सिस को, तो क्या आरबीआई उसमें ब्याज लेगा कि नहीं बताइए? इंटरेस्ट लेगा कि नहीं बताइए? हाँ जी, इंटरेस्ट लेगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेगा। अब उस इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट। क्या बताइए? उस इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट। अब रेपो रेट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो रेपो रेट है ये 2 से 14 दिन के लिए होता है। क्या बताइए ना, 2 से 14 दिन के लिए होता है। मतलब बैंक अगर लोन ले रहा है आरबीआई से, वो 2 से 14 दिन के बीच में वो लोन लेता है, ठीक है। अराउंड 2 to 14 डेज जो है इसका टाइम लिमिट रहता है। इसके अंदर अंदर वो बैंक जो है, फॉर एग्जाम्पल पीएनबी अगर पैसा ले रहा है आरबीआई से, तो पीएनबी जो है वो पैसा वापस कर देगा आरबीआई को विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 14 डेज। अब ये जो 2 to 14 डेज के मोहलत पे
और जो पीएनबी के पास ये पैसा था तो उस पैसे पे इंटरेस्ट भी तो देना होता है। तो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट जो है तो लगभग, तो आज के बारे में अगर हम बात करें तो आज का लेटेस्ट अभी प्रेजेंटली जो चल रहा है रेपो रेट वो है 4%। 4% का ब्याज जो है वो कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास देना होता है। ठीक है, 4% इंटरेस्ट कौन चार्ज करता है? आरबीआई चार्ज करता है। ठीक है, आरबीआई चार्ज करता है नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा देने के लिए। अब ये हो चुका है रेपो रेट। अब इसके ऑपोजिट में एक है, उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, लेकिन वो हम लोग अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर अभी एक्सप्लेन करें तो मज़ा नहीं आएगा। मैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद। अब समझिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अगर कोई भी बैंक, फॉर एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, यूसीओ, एक्सिस, कोई भी बैंक अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जैसे कि एक दिन पीरियड के लिए उनको पैसा चाहिए, एक दिन के लिए पैसा चाहिए बस, क्या बताइए ना, एक ही दिन के लिए पैसा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, 2 to 14 डेज के लिए नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ एक ही दिन के लिए चाहिए, तो उसको कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। समझ में आ रहा है क्या कहते हैं उसको हम लोग? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो उसको हम लोग ओवरनाइट मनी कहते हैं। क्या बताइए ना, ओवरनाइट मनी। कम समय के लिए, कितना समय? 2 से कम, मतलब एक दिन के लिए आपको पैसा चाहिए, बस एक दिन के लिए लोन चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो चाहिए बस। तो जब आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक को एक दिन के लिए लोन देता है या फिर उससे कम, उसको कहा जाता है एमएसएफ। ठीक है, या फिर सुबह लोन लिए शाम को दे दिए, ठीक है, उसको कहा जाता है एमएसएफ, मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम लोग ओवरनाइट मनी भी कहते हैं। अब आता है बैंक रेट। अब आता है, क्या बताइए ना, अब आता है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? बैंक रेट ये कौन सा रेट है बताइए? बैंक रेट ये कौन सा रेट है? बैंक रेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन के लिए। लॉन्ग टर्म लोन मतलब 14 दिन से ऊपर, 14 दिन से ऊपर टाइम के लिए अगर आपको लोन चाहिए, किसको लोन चाहिए? कॉमर्शियल बैंक्स को, तो वो आरबीआई से क्या लेता है बताइए ना? बैंक रेट पे लेता है। क्या लेते हैं? बैंक रेट पे लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है। ठीक है, तो बैंक रेट क्या होता है बताइए? अगर लंबे समय के लिए किसी भी कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से पैसा लेना है तो आरबीआई जो है वो बैंक रेट पे पैसा देते हैं। तो याद रखना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये लगभग रेपो रेट से ज्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेट ले रहा हूँ 6%। ठीक है, ये रेट कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। आपको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अगर मैं आपको आज रेट बता रहा हूँ तो 6 महीने बाद वो रेट, जैसे 6 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन है जून में, तो वो रेट तब तक चेंज हो सकता है। तो आपको अगर एग्जामिनेशन में बैठना है तो लेटेस्ट रेट देखकर ही बैठना होगा एग्जामिनेशन पे। समझ में आ रहा है ना? तो ये रेट कभी भी चेंज हो सकता है। मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे 6% ले रहा हूँ इधर पे। ठीक है, अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट भी वही होता है। बैंक रेट साल में 4 बार चेंज होता है, इंटू 4 टाइम्स। इसका रेट चेंज होना फिक्स है, कभी कभार 8 बार भी चेंज हो सकता है, मतलब हो जाता है बैंक रेट। अब सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना ये है कि बैंक रेट का मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हो, आप कौन हो? आप हो कॉमर्शियल बैंक, और किससे ले रहे हो लोन? आरबीआई से, तो तब जाके आपके ऊपर जो है बैंक रेट लग जाएगा। क्या बताइए? बैंक रेट लग जाएगा। ठीक है, अभी कंसेप्ट समझिए। जब कभी भी फॉर एग्जांपल रेपो रेट के बारे में बोलते हैं हम। ठीक है, रेपो रेट के बारे में आप कहीं पर भी लोन लेने जा रहे हो ना, किसी भी बैंक में अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो आप एक चीज जरूर नोटिस कीजिएगा, अगर उस बैंक में इंटरेस्ट का रेट जो है वो एकदम ज्यादा है, तब आप एक बार मैच कीजिएगा उसी टाइम पे आरबीआई का रेपो रेट क्या है, वो भी ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? और अगर आरबीआई का रेपो रेट अगर कम जाए तब क्या हो जाएगा? बैंक का जो रेपो रेट है या बैंक का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो भी कम हो जाएगा। अब ये आरबीआई करता क्यों है और ये कैसा टूल है, ये कैसे यूज होता है वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बैंक में आप जा रहे हो लोन के लिए। ठीक है, किसी भी बैंक में आप जा रहे हो लोन के लिए। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एसबीआई का। तो बैंक जो है, बैंक के पास पैसा है बहुत। ठीक है, बैंक के पास क्या है बताइए ना? पैसा है बहुत। ठीक है, तो बैंक आपको लोन दे देगा, कम रेट पे लोन दे देगा। अगर कम रेट पे लोन देने लग गया बैंक, अगर एसबीआई अगर कम रेट पे लोन देने लग गया तो क्या हो जाएगा बताइए ना? सारे लोग जो है कंट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो लोन लेने चालू कर देंगे। ठीक है, आरबीआई कहता है कि भैया जितना कम लोन लिया जाए उतना अच्छा है। अगर कोई भी बंदा मार्केट में घूम रहा है ना, वो जितना कम लोन ले बैंक से उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेने लग गए ना तो क्या हो जाएगा समझिए, उनके पास लिक्विड पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या बताइए ना?
उनके पास कैश ज़्यादा हो जाएगा। कैश मतलब, कैश माने लिक्विड, लिक्विड पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर लिक्विड पैसा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो खर्च करने में सोचेगा नहीं। आप फॉर एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि आपको कपड़े खरीदने जाना है, ठीक है, मार्केट से आपको कपड़े खरीदने जाना है मार्केट से। दो कंडीशन है, एक है केस 1, ये है केस 1। इसमें क्या है कि आपके पॉकेट में जो है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, कैश जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपके पास कैश बहुत ज़्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप गए मार्केट में किसी भी प्रकार का कपड़े खरीदने, फॉर एग्जाम्पल आपके पॉकेट में है 1 लाख रुपए, तो आप ज़्यादा सोचोगे नहीं। आपको अगर कोई भी शू 5,000 में मिल रहा है आप वो खरीद लोगे। अगर कोई भी जैकेट, ठीक है, वो 10,000 में मिल रहा है वो खरीद लोगे। कोई भी ड्रेस बहुत अच्छा लगा, वो 15,000 में मिल रहा है वो खरीद लोगे। लेकिन उसी केस में, उसी तरफ केस 2 में अगर आपके पास पैसा कम हो, पॉकेट में लिक्विडिटी कम हो, क्या बताइए ना, लिक्विडिटी कम हो। अब लिक्विडिटी कम, फॉर एग्जांपल आप टोटल लेकर गए 5,000 रुपये, तो इसमें से आपको शू भी खरीदना है, ठीक है, जैकेट भी खरीदना है, पैंट भी खरीदना है। तब आप सोच के इन्वेस्ट करोगे पैसे को कि किस में कितना खरीदना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बार्गेन करोगे, थोड़ा कम करोगे, थोड़ा अपने नीड्स को जो है उसको कंट्रोल करोगे, फिर जाके आप पैसा जो है वो स्पेंड करोगे। अच्छा, इसमें अच्छा बुरा क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कैश है तो मार्केट में जो सेलर है, मार्केट में प्लेयर्स है, मार्केट में जो बिजनेस कर रहे हैं वो देखेगा, जो दुकानदार है वो देखेगा कि भैया जो शू जूता 500 में बिकता है, ठीक है, वो भैया हम लोग 15,000 में भी बेच पा रहे हैं। वो कौन देखेगा? वो दुकानदार देखेगा। तो दुकानदार देखेगा भैया जो जूता 500 में बिक जाता है वो अभी 15,000 में भी बिक रहा है, तो वो दुकानदार क्या करेगा? वो दुकानदार अब से ये 500 का जूता जो है वो 15,000 कर देगा। क्या कर देगा? 15,000 कर देगा, क्योंकि बिक रहा है उसका शू। तो अगर शू बिक रहा है, ज़्यादा प्राइस में भी बिक रहा है, वो तो प्राइस हाई करेगा ही ना, ठीक है। और डिमांड भी सही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत हो चुका है अभी, लिक्विड पैसा बहुत ज़्यादा हो चुका है। लिक्विड पैसा जो है अभी वो बहुत बुरा चीज़ है, लिक्विड पैसा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत कम रखना चाहिए आपको हाथ में पैसा, एंड ज़्यादा जो है इन्वेस्ट में आपको सोचना चाहिए। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि भैया अब तो जो है देखो ना, अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो चुका है, कंडीशन ये हो चुका है यहाँ पे कि भैया दुकानदार जो है वो प्राइस जो है एकदम आसमान फाड़ के ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, सब चीज़ों का दाम जो है वो बढ़ जाएगा। क्या बताइए ना, सब चीज़ों का दाम जो है बढ़ जाएगा। अगर मार्केट में कैश ज़्यादा घूम रहा है तो सब चीज़ों का दाम जो है वो बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा बताइए, उसमें इन्फ्लेशन आ जाएगा और सब लोग कहने लग जाएंगे गवर्नमेंट कुछ करो, इन्फ्लेशन हो चुका है, गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, सब चीज़ों का दाम जो है बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मार्केट में पैसा ज़्यादा आ चुका है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या करता है, वो रेपो रेट बढ़ा देता है। क्या बताइए ना, वो जो है ना रेपो रेट जो है वो हाई इंक्रीज कर देगा रेपो रेट। तो अगर नॉर्मल अपने एसबीआई को अगर आरबीआई से पैसा अगर लेगा ना, तो एसबीआई अगर आरबीआई से पैसा लेगा तो आरबीआई रेपो रेट में देगा, ठीक है ना। अब अगर रेपो रेट में दे रहा है और आरबीआई खुद चार्ज कर रहा है 10%, रेपो रेट है 10%, तो एसबीआई कितने में देगा आपको लोन? एसबीआई आपको लोन देगा 40% में। तो आप पगला गए हो भैया, आप जाओगे एसबीआई में या फिर किसी भी बैंक में लोन लेने, 40% का लोन लोगे आप? पॉसिबल है? हाँ जी, नहीं है। तो उससे क्या होगा, लोग जो है वो लोन कम लेना शुरू कर देंगे, वो लोन लेंगे ही नहीं, बहुत कम लेंगे, बहुत ज़्यादा कम लेंगे लोन। तो इससे क्या हो जाएगा कि मार्केट में पैसा जो है वो कम जाएगा, फ्लो कम होगा, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो घट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये दुकानदार अब देखेगा, देखो ना, ये दुकानदार अब देखेगा कि भैया मार्केट में कोई भी मेरा सामान 15,000 में खरीद नहीं रहा है, तो वो दुकानदार उसका प्राइस जो है जितना उससे हो पाए, वो 300 का अगर मतलब उसका फिर भी प्रॉफिट हो रहा है 300 में भी, वो 300 में लेकर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, इन्फ्लेशन तब क्या हो जाएगा, चीज़ों का दाम जो है वो घट जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए अगर गवर्नमेंट को लगा कि भैया इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वो आरबीआई से पूछेगा कि आरबीआई बता कुछ कर सकते क्या नहीं। तो आरबीआई कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ जो है ना ये रेपो रेट जो है ना, रेपो रेट के बारे में थोड़ा सोच के देखिए। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रेपो रेट जो है वो इंक्रीज कर देता है, एंड
बाकी जो कमर्शियल बैंक है वो लोन जो है, लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज़ कर देता है। इससे क्या होता है, मार्केट में पैसा कम घूमता है, उससे इन्फ्लेशन जो है वो घट जाता है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है रेपो रेट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, ठीक है। अब एक कंसेप्ट है रिवर्स रेपो रेट। क्या बताइए ना, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स, अब तक क्या हो रहा था, अब तक जो है एसबीआई जो है वो पैसा ले रहा था आरबीआई से, अब जो है आरबीआई पैसा लेगा एसबीआई से। अब पूछोगे क्यों आरबीआई क्यों पैसा लेगा एसबीआई से, ये बताइए। क्या आरबीआई के पास पैसा कम हो जाएगा? नहीं, आरबीआई के पास पैसा कम नहीं होगा। उनको इतना भी ज़रूरत नहीं है पैसे का कि वो एसबीआई से पैसा लेगा या फिर पीएनबी से पैसा लेगा। वो नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बहुत पैसा है उनके पास। वो क्यों करेंगे ऐसा, बताइए ना। हाँ जी, कभी कभार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 दिन का हॉलीडे है, क्या बताइए ना, 2 दिन का हॉलीडे है, ठीक है, सैटरडे संडे। अब कौन से सैटरडे में बैंक जो है कभी कभार आधा खुला रहता है, कभी कभार क्या होता है बताइए ना, पूरा बंद रहता है। कभी कोई बैंक जो है आधा खुला रहता है, हाफ टाइम होता है। तो 2 दिन के लिए बंद है फॉर एग्जाम्पल। अब 2 दिन, अब सोचिए, आपके लिए लग रहा होगा ये कुछ नहीं है, लेकिन बैंक के लिए बहुत बड़ा लॉस है। बैंक के लिए जो है ना वो बहुत बड़ा, क्या बताइए ना, लॉस है, ठीक है। तो 2 दिन हॉलीडे है। अब 2 दिन हॉलीडे है तो बैंक जो है पैसा अपने पास रख के क्या करेगा? तो बैंक कहता है आरबीआई से, आरबीआई जी बहुत पैसा है हमारे पास, क्या आप थोड़ा रख लेंगे? तो आरबीआई कहता है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम रख लेंगे। फिर एसबीआई कहता है आरबीआई से कि अगर आप पैसा ले रहे हो हमसे तो आपको भी तो इंटरेस्ट देना होगा ना बाबू। क्या बताइए ना, आपको भी तो इंटरेस्ट देना होगा। तो आरबीआई कहता है देख भाई, पहली बात, पैसे का ज़रूरत मुझे नहीं है, तुम्हारे पास एक्सेस पैसा है, तुमको रखना है हमारे पास तो रखो, ठीक है। तुम वो उम्मीद मत करो कि रेपो रेट में जो हमने आपको पैसा दिया था उसी रेट पे हम आपसे पैसा जो है वो लेने वाले, मतलब उसी रेट पे हम जो है आपसे पैसा लेने वाले हैं, वो आप मत समझिए, क्योंकि आप ज़रूरतमंद थे एट दैट मोमेंट। जब आप हमसे, जब एसबीआई आरबीआई से पैसा ले रहा था तब एसबीआई जो है वो ज़रूरतमंद था, राइट। लेकिन अभी जो है रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई ज़रूरतमंद नहीं है। वो एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो चुका है। अब 2 दिन बंद है तो पैसा रख के क्या करेंगे, वो आरबीआई को दे देते हैं और आरबीआई जो है एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे पैसा ले लेते हैं। तो हमेशा याद रखना, रिवर्स रेपो रेट कब होता है? रिवर्स रेपो रेट तब होता है जब आरबीआई पैसा लेता है कॉमर्शियल बैंक से। समझ में आ रहा है? और ये रिवर्स रेपो रेट का जो इंटरेस्ट होगा, रेट होगा, वो हमेशा रेपो रेट से कम रहेगा। क्यों रहेगा, मैंने आप लोग को समझा दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आरबीआई ज़रूरतमंद नहीं है, वो बैंकों को चाहिए होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम क्लीन क्लट क्लियर, ठीक है। सब समझ चुके हम लोग, रेपो रेट समझ चुके, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी समझ चुके, बैंक रेट भी समझ चुके। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या बताइए, जिसको हम लोग कहते हैं CRR। अब इसके बारे में समझना। कैश रिजर्व रेशियो को हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या बताइए ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब होता है हर कॉमर्शियल बैंक्स को, जैसे कि एसबीआई, ठीक है, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, फिर बताइए ना एक्सिस बैंक, इन सबको क्या करना होता है, एक अमाउंट, मतलब परसेंटेज के तौर पे आप समझिए, एक परसेंटेज जो है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है। समझ में आ रहा है? ये क्यों करना होता है? क्योंकि आरबीआई कहता है कि भैया तुम्हारा क्या श्योरिटी है, बताइए तुम्हारा क्या श्योरिटी है। तुम तो अगर कल परसों पैसा लेकर भाग जाओगे पब्लिक का तो क्या करेंगे? तो थोड़ा सिक्योरिटी मनी जो है वो तो जमा करके रखो, वो तो जमा करके रखो। आपने बहुत जगह पे देखा होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, क्या बताइए ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसी प्रकार से आरबीआई कहता है कि भैया आप अगर कल परसों पैसा लेके भाग गए, नीरव मोदी की तरह अगर पैसा लेकर भाग गए नॉर्मल पब्लिक का, तो क्या होगा? तो इसलिए आपको कैश रिजर्व रेशियो जो है वो मेंटेन करना होगा। मतलब ये जो कैश रिजर्व रेशियो है ये आरबीआई के पास आपको जमा रखना होगा। ये हमेशा एवरी टाइम जमा रहेगा। समझ में आ रहा है? ये आप यूज़ नहीं कर सकते। कौन यूज़ नहीं कर सकता? आरबीआई यूज़ कर सकता है, क्योंकि आरबीआई के ऊपर, जैसे आप
नॉर्मली आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक पे तो आप उस पैसे को यूज नहीं करते, लेकिन बैंक वाले तो उस पैसे को यूज करते हैं ना। तो इसमें कहा जाता है कि जो कमर्शियल बैंक्स है ये इस पैसे को यूज नहीं कर सकते, ये हर टाइम आपको जो है आरबीआई के पास सबमिट करके जमा करके रखना होगा, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये किस चीज के ऊपर लगता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो लगता है अपना एनडीटीएल के ऊपर, एनडीटीएल के ऊपर लगता है, ठीक है। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिपॉजिट, नेट डिपॉजिट। अब ये नेट डिपॉजिट क्या है? जो पब्लिक का पैसा है वो, ठीक है। नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी, क्या बताइए? टाइम लाइबिलिटी। अब कुछ पब्लिक का पैसा है तो किसी ना किसी टाइम पे बैंक को वापस भी करना होगा, तो उसका भी एक लाइबिलिटी है, टाइम लाइबिलिटी। तो इसी को कहा जाता है नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी, ठीक है। तो जो उनका टोटल नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी है कमर्शियल बैंकों का, ठीक है, उनके ऊपर इसके ऊपर लगता है आपका, क्या बताइए ना, कैश रिजर्व रेशियो। अब जो ये कैश रिजर्व रेशियो है वो अभी प्रेजेंटली चल रहा है 4%, ठीक है, 4% चल रहा है। ये आंकड़ा कभी भी चेंज हो सकता है। तो 4% का 4% ऑन व्हाट? ऑन एनडीटीएल जो है उनको सबमिट करना पड़ता है। किनको सबमिट करना पड़ता है? कमर्शियल बैंक्स को। किसके पास? अपने आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और ये जो 4% का पैसा है वो हमेशा आरबीआई के पास रहेगा, वो यूज नहीं कर सकता। कौन यूज नहीं कर सकता? ये कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। लेकिन आरबीआई का चुल जो है वो अभी तक मिटा नहीं था। आरबीआई कहता था कि भैया अभी भी बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। क्या बताइए? बहुत ज़्यादा पैसा है बैंकों के पास। हमको कुछ दूसरा तकनीक यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग कुछ पैसा रोके नहीं तो ये क्या करेंगे? बैंक लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे। बैंक तो यही के ऊपर है ना, बैंक लोग क्या करते हैं बताइए ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोन देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे बैंक, ठीक है। और जितना ज़्यादा लोन देंगे बैंक उतना ज़्यादा मार्केट में क्या बताइए, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि मार्केट में पैसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आता जाएगा, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा बताइए? हाँ जी, मार्केट में पैसा आता रहेगा, और अगर ज़्यादा लिक्विडिटी है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट कहते हैं कि भैया इनको तो कैश थोड़ा रिजर्व करके रखना होगा। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट देखा कि भैया बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो अभी भी मार्केट में है, उनके पास है। किनके पास है बताइए? हाँ जी, कमर्शियल बैंक के पास। तो आरबीआई ने कंसेप्ट निकाला, तो आरबीआई ने नया कंसेप्ट निकाला। उस कंसेप्ट का नाम क्या है बताइए फटाफट? एसएलआर। क्या बताइए? एसएलआर, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या बताइए ना? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है समझिए। अब आरबीआई कहता है, आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक से कहता है, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, उनसे कहता है कि भैया आपने तो कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, जो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो तो आप लोगों ने जमा करके रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आपको जो है वो एक चीज़ मेंटेन करके रखना होगा, उसको कहा जाता है एसएलआर, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो ये होता है कि कमर्शियल बैंक को कहा गया है कि आपको आपके खुद के पास जो है थोड़ा पैसा जो है वो आपको रिजर्व करके रखना होगा, ठीक है। रिजर्व करके रखना होगा। इस पैसे को फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने सीएम को कहा, सीएम कौन बताइए ना? कमर्शियल बैंक्स को कहा कि ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को आपके पास रखना होगा, रिजर्व करके रखना होगा। और वो अमाउंट होता है, एसएलआर रेट नॉर्मली होता है 18%, प्रेजेंटली 18% चल रहा है। 18% ऑफ बात बताइए ना? हाँ जी, नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी, एनडीटीएल के ऊपर, ठीक है। जितना भी नेट डिपॉजिट हुआ है उससे 18% जो है बैंक को, कमर्शियल बैंक को खुद के पास, उनके ही पास, ठीक है। जैसे एसबीआई अपने पास 18% जो है वो रिजर्व करके रखेगा, वो हाथ नहीं लगा सकता। एसबीआई जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। उनको हर वक्त जो है ये एसएलआर जो है वो मेंटेन करके रखना होगा। समझ में आ रहा है? तो 18% क्या होता है बताइए ना? 18% ऑफ एनडीटीएल, 18% ऑफ एनडीटीएल
ये कौन सा रेट है? एसएलआर रेट। तो अब गवर्नमेंट कहना चाहता है, मतलब आरबीआई कहना चाहता है कि भैया आपको जो है दो चीज़ मेंटेन करके रखना होगा। वो एक है सीआरआर, दूसरा है एसएलआर। सीआरआर मतलब होता है जो कैश आप आरबीआई के पास सबमिट करके रखोगे, डिपॉजिट करके रखोगे, और एसएलआर का मतलब होता है जो कैश आप अपने पास रिजर्व करके रखोगे, उसको कहा जाता है एसएलआर। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक चीज़ समझिए, ठीक है, ये जो है ये चीज़ आप लिख लेना, ठीक है। ये पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट में मैंने लिख रखा है। रेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है। 2 से 14 दिन तक अगर कोई आप लोन ले रहे हो, कॉमर्शियल बैंक लोन ले रहा है आरबीआई से, तो उसको कहा जाता है रेपो रेट। अगर 1 दिन के लिए चाहिए तो मार्जिन तत्काल चाहिए। तत्काल मतलब फटाफट, ठीक है, 1 दिन के लिए चाहिए, तत्काल समय के लिए चाहिए तो क्या बताइए ना, ओवरनाइट लोन, उसको कहा जाता है ओवरनाइट लोन। बैंक रेट मतलब लॉन्ग टर्म का जो लोन है उसको कहा जाता है बैंक रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब जब आरबीआई पैसा लेता है बैंक से, जब आरबीआई पैसा लेता है बैंक से, अब आरबीआई को पैसा चाहिए नहीं, लेकिन बैंक जबरदस्ती लोन देता है आरबीआई को, कहता है कि अपने पास पैसा नहीं रखना, आप रखिए पैसा, तो तब आरबीआई पैसा ले लेता है किससे बताइए ना, बैंक से, ठीक है। इसका रेट हमेशा कम रहता है, किससे? रेपो रेट से। उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। कैश रिजर्व रेशियो वो मात्रा है जो बैंक को हमेशा अपने आरबीआई के पास सबमिट करके रखना होता है, डिपॉजिट करके रखना होता है, वो टच नहीं कर सकते। एसएलआर रेट वो होता है, एसएलआर रेशियो वो होता है जो पैसा, जो अमाउंट बैंक को, कॉमर्शियल बैंक्स को अपने पास ही रखना होता है और वो उसको टच नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है एसएलआर। क्योंकि अगर बैंक कल परसों पैसा लेकर भाग गया तो दैट इज़ वाई थोड़ा बहुत आरबीआई के पास सबमिट करके रखो, थोड़ा बहुत अपने खुद के पास जो है वो रिजर्व करके रखो, बाकी जो पैसा है वो आप पब्लिक को लोन देने के लिए लग जाओ। और किसी भी स्टूडेंट का अगर दिमाग में डाउट है कि सर बाकी जो पैसा है वो भी अगर बहुत ज़्यादा है बैंक के पास और वो अगर लोन देने लग गए तो क्या हो जाएगा, तब आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा रेपो रेट। रेपो रेट वो कर देंगे 10%। तब नॉर्मल जो बैंक्स है वो क्या करेंगे, वो रेट लगा देंगे 20%, 30%। अब 30% इंटरेस्ट पे कौन बंदा जाके लोन लेगा बताइए आप हमें। आपको 1 लाख लोन चाहिए, आपको लोन का जो इंटरेस्ट है वही देना होगा आपको 1,50,000, और उसके ऊपर तो भैया प्रिंसिपल अलग से, तो 2,50,000 का पैसा आपको देना होगा 1 लाख के ऊपर, अगर 50% का इंटरेस्ट रेट है तो क्या फ़ायदा भाई मेरे, समझ में आ रहा है ना। यही है, इसी से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होता है। देखो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, देखो, ठीक है, रेपो रेट से रिलेट करते हैं हम लोग, रेपो रेट से। अब क्या होता है, अगर इंटरेस्ट रेट रेपो रेट का ज़्यादा है तो बैंक का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बैंक रेट मतलब इस बैंक का रेट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कॉमर्शियल बैंक्स का जो लोन का रेट है वो क्या हो जाएगा बताइए ना, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। रेपो रेट बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा, उससे क्या होगा बताइए ना, लोन का जो अमाउंट है, लोन का जो पैसा है, इंटरेस्ट है, वो इंक्रीज होगा। कैश क्या होगा, कैश जो है पब्लिक से घटेगा, पब्लिक के पास कैश नहीं रहेगा क्योंकि लोन का अमाउंट इतना ज़्यादा हो चुका है। डिमांड जो है वो घट जाएगा, प्राइस जो है वो घट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना मार्केट में प्राइस जो है, चीज़ों का दाम बहुत बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हिट कर रहा है, तब ये टूल जो है वो यूज़ करता है, कौन यूज़ करते हैं, आरबीआई। रेपो रेट क्या करेगा बताइए ना, इंक्रीज कर देगा, उससे क्या हो जाएगा बताइए, रेपो रेट इंक्रीज कर देगा, उससे क्या हो जाएगा, रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है तो लोन का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, कैश जो है वो नीचे चला जाएगा, डिमांड जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, कि आपके पास कैश है तब ना जाके आप डिमांड करोगे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है, आपके पास बहुत कैश है तो आप रोज़ जो है ना वो शाम को जो है वो पार्क घूमने जाते हो, ठीक है, पार्क में टहलने जाते हो, तो आपको वो रोल जो है, रोल या फिर मोमो का जो स्टॉल है वो हमेशा आप देखते हो, वहाँ पे जाके 1 प्लेट मोमो हमेशा खाते हो, ठीक है। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं रहता तब आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो, राइट। तब आपका डिमांड रहता है क्या, नहीं रहता है, तब आप कहते हो कि नहीं 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 चाहिए, चलो यार नेक्स्ट हफ्ते खा लेंगे यार, अब डिमांड नहीं करेंगे, तो डिमांड कम जाएगा, पब्लिक का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। जैसे डिमांड कम हो जाएगा,
प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो घट जाएगा। लेकिन कोरोना के चलते हुए बैंकों ने क्या किया, सॉरी रिजर्व बैंक ने क्या किया, उन्होंने रेपो रेट जो है वो कम कर दिया, क्योंकि लोगों को लोन का ज़रूरत है कोरोना में, ठीक है, क्योंकि ये पैंडेमिक में लोन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। तब आपको यह खबर लगा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट जो है वो कम कर दिया। तो उससे क्या होगा, बैंक जो है उन्होंने भी लोन का रेट कम कर दिया, कैश मार्केट में ज़्यादा फ्लो होने लगा, डिमांड फिर जो है नॉर्मल हो गया था, प्राइस जो है वो भी ठीक ठाक हो गया था, ठीक है। अभी ज़्यादा लो प्राइस में तो आप लोग क्या कर सकते हैं बताइए ना। अगर फॉर एग्जांपल आप मोमो सेल कर रहे हो, ठीक है, आप मोमो सेल कर रहे हो, इसका कॉस्टिंग होता है आपका पर मोमो का ₹2। आप सेल कर रहे थे पर मोमो का ₹5 में, ठीक है। एक पीस मोमो ₹5 में आप सेल कर रहे थे, ठीक है। नॉर्मली 10-15 रुपये होता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। आप सेल कर रहे थे। अब क्या हुआ, जैसे ही पेंडेमिक हुआ आपने क्या किया, भैया कोई कस्टमर नहीं है, डिमांड कम हो चुका है, आपने रेट घटाते घटाते ₹1 में आ चुके हो। तो नुकसान किसका हो रहा है बताइए, नुकसान किसका हो रहा है? आपको भी तो नुकसान हो रहा है ना, आप भी तो बिजनेसमैन हो, आप भी तो नुकसान हो रहा है। तो डिमांड जैसे बढ़ेगा, प्राइस ऑटोमेटिकली जो है वो लेवल पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इससे इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन नहीं होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन भी नहीं होगा, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इससे इन्फ्लेशन क्या बताइए ना, कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। इसलिए आरबीआई जो है इन सारे मॉनेटरी टूल्स को यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है। समझ में आ चुका है? और वो कौन से है बताइए जरा, ये सारे हैं अपने टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इनको कहा जाता है, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। समझ में आ चुका है? ठीक है, हाँ जी। और एक चीज है, कंसेप्ट है, उसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब आप बोलोगे सर सब लोग थोड़ी ना जाके लोन लेते, किसी का तो बिजनेस भी बहुत ज़्यादा भयानक अच्छे तरीके से होता है, उनके पास भी तो पैसा बहुत आ जाता है बिना लोन लेकर, ठीक है ना। तो उनका क्या, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने लाया ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुल्ला ऑपरेशन करते हैं गवर्नमेंट। क्या, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेकर आते हैं, बॉन्ड्स लेकर आता है, LIC लेकर आए हैं। कि देखोगे आप हर साल दर साल जो है गवर्नमेंट जो है अपने अलग अलग प्रकार के नियम से सिक्योरिटीज़ लेकर आते हैं। तो उन सिक्योरिटीज़ को, फॉर एग्जांपल आपने LIC को अगर ख़रीदा, ठीक है, आपने कोई प्लान लाया, ठीक है, आपने कोई प्लान, LIC वालों ने आया और आपसे बोला कि भैया ये प्लान है, ये हमारा प्लान है, तो अगर आप ये सब्सक्राइब करोगे, आप महीना दर महीना अगर आप पैसा जमा करोगे हमारे पास, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, लाइफ इंश्योर हो जाएगा आपका। अब उससे क्या होता है, जिसके पास 1 लाख रुपए था, वो 1 लाख रुपए जो है वो खर्चा नहीं करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। वो इन्वेस्ट कहाँ पे करेगा, LIC के पास। और आपके पास वो क्या देकर जाएगा, एक पर्ची देकर जाएगा, एक पेपर देकर जाएगा कि भैया हाँ जी हमने पैसा आपसे ले रहा हूँ। तो उससे क्या होगा बताइए ना, उससे क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में कैसे आएगा बताइए ना। उससे मार्केट में पैसा जो है वो ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा, लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं रहेगा। और जैसे मार्केट में ज़्यादा फ्लो नहीं होगा, लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं रहेगा, उससे क्या हो जाएगा बताइए, उससे इन्फ्लेशन घटेगा। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, और अगर आप किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो पैसा आप मार्केट में दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बनने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में अगर घूम रहा है कि हर बंदा थोड़ी ना लोन लेता है, कोई तो वैसे भी अमीर बन जाता है बिजनेस करके, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए ये है कि गवर्नमेंट इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लाते हैं, बॉन्ड्स लाते हैं, प्लान्स लाते हैं, ठीक है, जिसमें नॉर्मल पब्लिक जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, जिससे पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है वापस, ठीक है, गवर्नमेंट के पास वापस चला जाता है। उसमें लिक्विडिटी जो है, कैश जो है मार्केट में वो कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं बताइए, सिक्योरिटीज सेल करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी का एक कमिटी है, सबको पता होगा, हाँ जी आपको भी पता है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का कमिटी है, इसमें कौन कौन बैठता है देख लीजिए। एक बैठता है अपना गवर्नर, दूसरा बैठता है डिप्यूटी गवर्नर, तीसरा बैठता है 1 ऑफिसर ऑफ द बैंक, जो बैंक है उसका एक ऑफिसर बैठेगा, और 3 पर्सन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से 3 बंदे बैठेंगे,
एक गवर्नर बैठता है, एक डिप्यूटी गवर्नर बैठता है, ठीक है, और एक बैंक का एक ऑफिसर बैठता है। इन सब से क्या होता है बताइए, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसका कोरम जो है, अच्छा कोरम से पहले ये मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मीटिंग होगा एक साल में, एक साल में 4 मीटिंग होगा हमेशा, ठीक है। उसके अलावा देखो, एक जो अंटायर ईयर का जो मीटिंग शेड्यूल है ना, वो आपको इशू कर देना होगा साल के पहले मीटिंग से एक हफ्ता पहले। फॉर एग्जाम्पल साल में 4 मीटिंग हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। ये डेट दे दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल 2 जनवरी, ठीक है। फिर आपका हो गया यहाँ पे 3 मार्च, ठीक है। फिर आपने सोचा कि यार सितंबर में रखते हैं, फिर आपने सोचा नवंबर में रखते हैं, ठीक है। तो जो पहला मीटिंग होगा, ये जो फर्स्ट मीटिंग होगा ना, फर्स्ट मीटिंग के 1 वीक पहले आपको पूरे ईयर का जो चार्ट होगा, मतलब कब कब मीटिंग होगा, वो आपको पब्लिश कर देना होगा। देखो अच्छे से, मीटिंग स्केड्यूल शैल बी पब्लिश्ड एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द फर्स्ट मीटिंग, अब प्रोवाइडेड दैट शेड्यूल फॉर द अंटायर ईयर। ये जो पब्लिश होगा ना, ये अंटायर ईयर का शेड्यूल होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मीटिंग शेड्यूल फॉर द अंटायर ईयर। क्या लिखोगे यहाँ पे बताइए, फॉर द अंटायर ईयर शैल बी पब्लिश्ड एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। समझ में आ चुका है? हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोरम हमेशा रहेगा 4, उनमें से एक तो भैया गवर्नर होना ही होगा। गवर्नर नहीं है तो मीटिंग नहीं होगा, गवर्नर नहीं है तो डिप्यूटी गवर्नर जा सकता है, लेकिन गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर दोनों नहीं है तो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? ईच मेंबर एक वोट देगा, लेकिन गवर्नर के पास एक कास्टिंग वोट रहेगा। मतलब अगर इक्वल हो गया वोटिंग, तो वहां पे गवर्नर के पास और एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वो एक एक्स्ट्रा वोट दे पाए। समझ में आ रहा है? सीजी जो है वो कन्वे कर सकता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, ठीक है। प्रोसीडिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शैल बी कॉन्फिडेंशियल, हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग शुरू करने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। इसका मार्किंग हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है, आप लोग को भी पता है। अच्छा, ऑरिजिन जो है ये आपको हम लोगों ने मैंने करवा रखा है ऑरिजिन। तो जो नोट्स मैंने करवा रखा है ना वीडियो से, उस नोट्स को अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको ये जो पोजीशंस है सबका, कौन कौन है, स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो आपको एक बार याद रख लेना है। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम लोगों ने सीखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड एज इट फॉलोज, ए गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डिप्यूटी गवर्नर्स। अच्छा, 4 डिप्यूटी गवर्नर्स भी रह सकता है, नॉर्मली एक ही रहता है, ठीक है। टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 4 डायरेक्टर्स टू बी नोमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 फ्रॉम ईच ऑफ 4 लोकल बोर्ड, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, बताइए ना। यहाँ पर हो चुका है एक गवर्नर एंड एक डिप्यूटी गवर्नर, यहाँ पे 4 फ्रॉम दी लोकल बोर्ड्स, ठीक है। फिर बताइए यहाँ पे क्या बताए, 10 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 10 डायरेक्टर्स कहाँ से आएंगे, नॉमिनेट करेंगे कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू बी नॉमिनेटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कितने जन हो जाएंगे बताइए ना, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। तो याद रखना, एक गवर्नर और यहाँ पे 4 डिप्यूटी गवर्नर्स है, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन एक ही रखते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो बताया कि यार डिप्यूटी गवर्नर अगर रखना है तो कितना जन रख सकते हैं, मैक्सिमम 4 डिप्यूटी गवर्नर्स रख सकते हैं। कौन रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर 4 डायरेक्टर, 4 लोकल बोर्ड से, पता ही आपको, दिल्ली, हाँ जी बताइए ना, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, ठीक है। फिर 10 डायरेक्टर्स, अब यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया 10 डायरेक्टर, सिर्फ ऐसा नहीं होता, 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम एजुकेशनल रेप्यूट, ठीक है। 10 डायरेक्टर हैविंग एजुकेशनल रेप्यूट, अब नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठेंगे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, देखो ये देख लो एक बार ज़रा, मैंने जो चार्ट बनाया है उसमें ये शायद नहीं दिया है मैंने, ठीक है। तो ये एक बार आपको कर लेना है, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्या बताइए ना, एक गवर्नर और उसके साथ डिप्यूटी गवर्नर रहेगा, और मैक्सिमम डिप्यूटी गवर्नर 4 रह सकता है, और 4 डायरेक्टर एंड 10 डायरेक्टर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और 2 जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करने वाला है, ठीक है। ये तो समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो टोटल कितना जन हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। हाँ जी, इसको अगर हम लोग इंक्लूड कर ले
तो गवर्नर के प्लस अगर हम लोग 4 और इंक्लूड करें तो इसमें हो जाएगा 4 डिप्यूटी गवर्नर, ठीक है। तो इसको जो है ना दिमाग में कन्फ्यूजन मत रखना, ये मत रखना कि यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पर एक ही लोग है, एक ही बंदा है। तो इसलिए हम लोग ऊपर में 1+1 ही करते हैं, और ये 1 जो है ये मैक्सिमम 4 हो सकता है। 1+1 +4 +10 +2, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल कितना जन हो जाएगा? 14, 15, 16, 17, ठीक है। 17 +3 जो है ये एक्स्ट्रा मतलब ये डिप्यूटी गवर्नर वाला, मतलब यहाँ पर बोले ना कि 4 डिप्यूटी गवर्नर अपॉइंट कर सकते हो आप, तो 4 मैक्सिमम है। तो यहाँ पर अगर हमने 1 इंक्लूड कर लिया और कितना बचा? 3, तो 3 भी इंक्लूडेड हो सकते, तो टोटल कितना बन जाएगा? 17, ठीक है। कितना बन जाएगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स एंड नॉमिनेट्स द डायरेक्टर्स ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी सा चीज़ है। 17 + 3, ये बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है भाई मेरे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोले द गवर्नर एंड द डिप्यूटी गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, फॉर नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के लिए। ये तो मैंने बता के रखा है आप लोगों को। देखो, जब कभी भी आप गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हो, उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है, उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। अब ये यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं दिए फॉर डिप्यूटी गवर्नर एंड गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर के लिए कोई एग्जॉस्ट लिमिट नहीं है, कूलिंग पीरियड नहीं दिया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो एलिजिबल है तो रीअपॉइंटमेंट कर देगा, ठीक है। ये समझ में आ चुका है। अच्छा, गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर का कितना टाइम पीरियड होता है? टेन्योर रहता है 5 साल के लिए। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? हाँ जी। तो अगर रीअपॉइंटमेंट होगा कैसा होगा? 5 साल + 5 साल। क्या और अपॉइंट हो सकता है फिर 5 साल के लिए? वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे कूलिंग पीरियड नहीं दिया है। लेकिन जो नॉर्मल डायरेक्टर्स बैठे हैं उनका टेन्योर क्या था? याद कीजिए, मैंने बताया था 4 साल। क्या उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? हाँ जी, उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, मैक्सिमम पीरियड 8 साल के लिए। अच्छा, ब्रांचेस कहाँ पर है बताइए? ब्रांचेस है 27 लोकेशंस इन इंडिया, अलग अलग लोकेशंस पे है ब्रांचेस भाई मेरे। और 4 जो है मेट्रो सिटीज़ में अपना लोकल ब्रांच है, ठीक है। लोकल ऑफिसेस है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई में, ठीक है। ये 4 जगह लोकल ऑफिसेस है उनका, ठीक है। ये ऑफिस है 4 जगह और ब्रांचेस है 27 अदर लोकेशंस में, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया। गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर के बारे में यहाँ पे बता के रखे हैं, ठीक है। पहले तो टेन्योर बता दिए थे। गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर होल्ड द ऑफिस फॉर सच नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, ठीक है, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स व्हेन अपॉइंटिंग देम एंड दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब कितने बार के लिए हम लोग उनको रीअपॉइंट कर सकते, इस प्रकार का कोई प्रोविजन यहाँ पर नहीं दे के रखे। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि रीअपॉइंटमेंट जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार चाहे तो बार बार रीअपॉइंटमेंट हो सकता है विथ नो कूलिंग पीरियड, ठीक है। अब देखो इधर पे क्या बताए, क्या करेंगे? गवर्नर सुपरवाइजेस एंड डायरेक्ट्स द अफेयर्स एंड बिजनेस ऑफ आरबीआई। ये तो सिंपल सा बात है। द मैनेजमेंट टीम ऑल्सो इंक्लूड्स डिप्यूटी गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। द गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर डिवोट्स देयर होल टाइम टू द ऑफिस ऑफ बैंक एंड रिसीव सच सैलरीज एंड अलाउंसेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ठीक है भाई, इतना ही जान रखो और कुछ जानना नहीं है, सिर्फ ये लाइन याद रखना। डिप्यूटी गवर्नर एंड द डायरेक्टर nominated under section 8 may attend any meeting of the central board and take part in its deliberations but shall not be entitled to vote, ठीक है। तो उसमें क्या बताइए ना, डिप्यूटी गवर्नर वोट नहीं कर सकते। हाउएवर अगर गवर्नर किसी रीज़न की वजह से अनेबल हो जाए अटेंड करने मीटिंग्स में, तो उस मीटिंग्स में अगर गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर को ऑथराइजेशन मिला हो किससे? गवर्नर से, तो वो उसके बिहाफ पे बताइए ना वोट कर सकते हैं। फंक्शंस क्या क्या है? बैंकिंग फंक्शंस, इशू ऑफ बैंकिंग नोट्स, मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शंस, पब्लिक डेट फंक्शंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ एनबीएफसी, रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, रेगुलेशन डिराइवेटिव्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट फंक्शंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंक्शंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट फंक्शंस, ठीक है। ये तो मैं ऐसा चीज़ है ये कि आपको रीड करना होगा खुद से, ठीक है, खुद से आपको रीड करना होगा ये वाला चीज, बैंकिंग फंक्शन। अब एक चीज बताओ, आपको याद क्या रखना है? एग्जामिनेशन में पढ़ के जाना ये सारा चीज, ठीक है। ये लिस्ट जो है ना, ये लिस्ट आपको याद कर लेना है और इस लिस्ट में क्या है ये आपको समझ लेना है, रट्टा मत मारना, भूल जाओगे एग्जामिनेशन में, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अगर मैं बैंकिंग फंक्शंस के बारे में बात करूं, आप दिल पे हाथ रखकर बोलो कि आपको पता है बैंकिंग फंक्शंस क्या है? कोई भी टिपिकल बैंक जो बैंकिंग फंक्शंस रेगुलेट करता है, बैंकिंग फंक्शंस देता है, बैंकिंग सर्विसेज देता है, वही बैंकिंग सर्विसेज जो है आरबीआई भी देता है, प्रोवाइडेड दैट ऑब्वियसली आरबीआई जो है जनरल पब्लिक को नहीं देता, राइट। अब आरबीआई जो है वो रेगुलेटर है, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए तो बैंकिंग सर्विसेज देता है ना। जैसे गवर्नमेंट के लिए क्या है बताइए ना, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट,
तो हॉट टॉपिक यही है इस पूरे पैराग्राफ में, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को पैसा देना। अगर गवर्नमेंट को कभी कभार चाहिए, पैसा का ज़रूरत हो जाए, तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगा? एक्सिस बैंक के पास जाएगा। और बाई चांस अगर गवर्नमेंट एक्सिस बैंक के पास चला जाए या फिर ICICI बैंक के पास चला जाए, किसी भी प्राइवेट बैंक के पास चला जाए या फिर SBI के पास चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, तो भैया गवर्नमेंट क्या हो जाएगा बताइए ना? गवर्नमेंट तो भाई गुलाम हो जाएगा ना उन सारे बैंक्स का। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो उन सारे बैंक के पास नहीं जाता, गवर्नमेंट जाता है किसके पास? RBI के पास, क्योंकि वो खुद का ही है। RBI जो सारे बैंक को रेगुलेट करता है। तो लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन बनता है? RBI बनता है। इशू फंक्शंस, अच्छा इशू फंक्शंस का मतलब है कि बैंक नोट्स इशू करना भाई, बैंक नोट इशू करना। जैसे 2 रुपये से लेकर 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 5000 रुपीज़, ये सारा तो एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। फिर देखो मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शंस, ये तो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में जो आपको एक्सप्लेन किया वही आपको चिपका डालना है, ठीक है। पब्लिक डेट फंक्शन, अब पब्लिक डेट फंक्शन का मतलब क्या कि लोन। अच्छा एक बात बताओ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सिक्योरिटी इशू करता है, सिक्योरिटी किस चीज़ के लिए इशू करता है? सिक्योरिटी लोन के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर हम लोग इन्वेस्ट करते कि नहीं बताइए ना? हाँ जी, इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर निकाले, और क्यों निकाल रहे हैं? निकाल रहे फॉर लोन। तो अगर लोन के लिए निकाल रहे हैं तो ये तो पब्लिक डेट फंक्शन हुआ ना। आपको जो लोन का अमाउंट है, जो सिक्योरिटीज हम खरीद के उनको पेमेंट करेंगे ना सिक्योरिटीज का, वो तो एक प्रकार का लोन हुआ ना, उसी के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसको रीड कर लेना एक बार, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज के मैनेजमेंट कौन करता है बताइए? RBI, ठीक है। द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल ट्रेड्स, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब इंडिया के बाहर का ट्रेडिंग एंड पेमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। अब फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, छोटा बहुत है, आपको एक बार पढ़ लेना है। FEMA जो इसको कहा जाता है, FEMA, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन कन्फर्ड टू RBI, तो RBI के पास पावर है वो रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। अब ये और बेटर तरीके से आप समझ पाओगे जब आप FEMA का चैप्टर पढ़ोगे, तो हम लोग FEMA में वो अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब बैंकिंग रेगुलेशन सुपरविजन तो भैया पता ही है आपको, ये आपको रीड कर लेना। बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन मतलब RBI क्या है? RBI एक रेगुलेटर है, ठीक है। किस चीज़ का? इंडिया के बैंक्स का। तो बैंकिंग फंक्शंस देखता है ना भैया RBI, बैंकिंग रेगुलेशन रेगुलेटर है और सुपरवाइज करता है हर एक बैंक को। तो यही चीज़ आपको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। आप समझ रहे होगे सर क्या बराबर ये है, क्या कहते हैं इसको, पैराग्राफ से इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स को क्या याद करना? कुछ याद करने का ही नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है बैंकिंग रेगुलेशन सुपरविजन। इसको बना के लिखना है एग्जामिनेशन में, इस हेडिंग को अच्छे से लिखना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अगर ये चीज़ें आप दिमाग में रट्टा मार लोगे ना, तो रट्टा मारने लायक और बहुत इंपॉर्टेंट से चीज़ें हैं। ये एग्जामिनेशन में आता है, डेफिनेटली आता है, टॉपिक वाइज आ जाता है। तो आप या तो यहाँ से अंडरलाइन करके पढ़ लो, या तो अगर आप समझदार हो सिर्फ आप नाम पढ़ के ही बता पाओगे भैया बैंकिंग रेगुलेशन सुपरविजन क्या होता है। RBI रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है किसको? इंडियन कमर्शियल बैंक्स को, राइट। तो वही चीज़ जो है आपको देखना है। अच्छा NBFC जो है उनको भी तो रेगुलेट एंड सुपरवाइज करता है, कौन बताइए ना? RBI। तो ये पावर भी RBI के पास है, समझ में आ रहा है? RBI हैज़ बीन एंट्रस्टेड, ठीक है, विद ए मैंडेट एवरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI। समझ में आ रहा है? RBI देता है सर्टिफिकेट किसको? NBFC को। अगर आपको NBFC खोलना है तो उनके पास जाना है। अच्छा कोऑपरेटिव बैंक का सुपरवाइज एंड रेगुलेशन भी RBI ही करता है, तो इसको रीड कर लेना है। रेगुलेशन ऑफ डिराइवेटिव्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियसली मनी मार्केट में कौन बैठा है? मनी मार्केट में तो RBI बैठा है ना। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए कौन बैठा है बताइए? RBI। ये हम लोगों ने चैप्टर 15 में देखा है ऑलरेडी, ठीक है। फिर देखो पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शंस। अब ये आप सोच रहे हो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन क्या होता है? देखो इंडिया में अगर किसी भी प्रकार का पेमेंट हो रहा है, कौन से माध्यम से पेमेंट हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन अभी नए नए सुन रहे हो आप लोग, ठीक है। हालांकि ये बहुत पहले से था, सबको अवेयरनेस नहीं था, अभी अवेयरनेस हो रहा है सब लोग धीरे धीरे। तो लोग क्या चाहते हैं कि इसको एक करेंसी के फॉर्मेट में दे दे हम लोग, कि दिस इज अ काइंड ऑफ करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इंडिया में क्या बिटकॉइन अलाउड है? क्रिप्टो करेंसीज अलाउड है? क्या हमने इस क्रिप्टो करेंसी को मैंडेट दिया है कि वी कैन एक्सचेंज गुड्स विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसीज? इज इट पॉसिबल? नो, इंडिया में मैंडेट अभी तक नहीं आया है।
तो किस प्रकार से पेमेंट करना है, सेटलमेंट किस प्रकार से होगा, समझ में आ रहा है ना। कोई भी चीज़ मैंने दुकान से खरीदा है तो उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे हम लोग, क्या मैं क्रिप्टो करेंसी से कर सकता हूँ, गवर्नमेंट कहता है कि नहीं। तो अगर आप मुझको पूछोगे सैम सर बताइए ना क्या ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत सही है या बहुत गलत है। देखो मेरे को सिर्फ एक ही दिक्कत लगता है क्रिप्टो करेंसी का, वो ये है कि इसको रेगुलेट करना बहुत दिक्कत है, ठीक है। बिकॉज ये जैसे कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में है तो कोई भी हैकर जो है, इसका प्रूफ है, ठीक है, कोई भी हैकर जो है वो आके उसको हैक कर सकता है, बिकॉज इट्स इन अ फॉर्म ऑफ अ डिजिटल करेंसी, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ डिजिटल करेंसी, कोई भी हैकर आके हैक कर सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग दिस क्रिप्टो करेंसी। इसको रिवाइज करने में और बेटर होने में बहुत साल लग जाएंगे। अब आप बोलोगे सर जिनको पैसा बनाना है वो तो पैसा बना रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से, तो मैं कहूँगा आपको कि वो लोग बहुत रिस्क के साथ खेल रहे हैं, बहुत रिस्क के साथ खेल रहे हैं। आपके पास वड़ा पाव खरीदने का पैसा नहीं है, पहली बात तो ये है। तो आप क्रिप्टो करेंसी में क्या इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट क्या करना है क्रिप्टो करेंसी में समझाता हूँ आपको। जब आपके लाइफ के सारे लाइबिलिटीज़ जो है ना उसको आप पूरा कर लोगे, सब कुछ एग्जॉस्ट करने के बाद, सारे लाइबिलिटीज़ को एग्जॉस्ट करने के बाद जो पैसा बचता है जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ये अगर डूब जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उस पैसे को आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। उस पैसे के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो करेंसी ये सब एक ही चीज़ है, मतलब पैसा डूब सकता है, समझ में आ रहा है ना। पॉसिबिलिटी कितना है, बहुत हाई है पॉसिबिलिटी, समझ में आ रहा है। तो इसलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, डे ट्रेड कर रहे हो, डे ट्रेड, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वही चीज़ है जिस पैसे का आपको गम नहीं है कि अगर ये लुट जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी में, ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो यही पेमेंट सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे, बोले कि प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, समझ में आ रहा है, एंड टू डेजिग्नेट आरबीआई ऑफ इंडिया एज द ऑथोरिटी फॉर द पर्पस ऑफ द मैटर कनेक्टेड देयर विद इंसिडेंटल देयर टू। तो आरबीआई डिसाइड करेगा कि भैया इसको हम लोग मतलब एज ए करेंसी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो बहुत सारे दिग्गज लोग हैं जो कहते हैं कि भैया क्रिप्टो करेंसी कांट बी अ प्रॉपर बताइए ना करेंसी। बात करने लग जाऊं तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, तो अभी डिस्कस नहीं करते। पेमेंट सिस्टम समझ में आ चुका है, एक बार रीड कर लेना। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन काम करता है ना, कौन सा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंक्शन, कौन, आरबीआई। रीड करना है, ठीक है। बैंक अगर लोन के ऊपर 50%, 100%, 110% इंटरेस्ट लेने लग जाए तो आरबीआई अलाउ करेगा ऐसा करने, नहीं ना। तो आरबीआई तो भैया एकदम क्या कहते हैं इसको, बाहुबली है ना। फिनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, तो ये भी रीड करना है। राइट टू इशू बैंक नोट्स, ये हम लोगों ने देखा है पहले भी। राइट टू इशू बताओ ना, बैंक नोट्स, बैंक नोट्स जो है वो कौन इशू करता है, आरबीआई, ठीक है ना। डिनोमिनेशन नोट्स मतलब कितना का पैसा निकलेगा, ठीक है, 10 रुपये का, 5 रुपये का, 20 रुपये का, 100 रुपये का, ये पावर किसके पास है, स्टेट बैंक के पास है या आरबीआई के पास है, आरबीआई के पास है। तो यही बात है इधर पे, एक बार रीड कर लेना है। कौन से फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स रहेंगे, ठीक है, कॉइन्स क्या रहेंगे, नहीं रहेंगे वो भी। डिमांड फॉर नोट्स एंश्योर करता है स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोट्स, कॉइन्स, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री। लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ नोट्स, इसका मतलब क्या कि अगर 100 रुपये में, सुनो, अगर ये 100 रुपये का नोट है ना, इसमें अगर 100 रुपये का नोट है, इसमें 100 रुपये लिखा है, तो गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस करता है, गवर्नमेंट गारंटी देता है कि अगर आप 100 रुपये यूज़ कर रहे हो और इस टेंडर को अगर आप लेकर जा रहे हो किसी भी मार्केट प्लेस में, तो 100 रुपये के बदले आपको 100 रुपये का ही गुड्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि 100 रुपये के बदले आपको 20 रुपये का गुड्स मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। तो ये गवर्नमेंट प्रॉमिस करता है, ठीक है। देखो एक बार दिखा देता हूँ, वरना कहोगे कि सर ये क्या बोल रहे हो आप। देखो, एवरी बैंक नोट शैल बी लीगल टेंडर एंड एट एनी प्लेस इन इंडिया इन पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर द मोस्ट एक्सप्रेस्ड देयर इन, ठीक है, एक्सप्रेस्ड देयर इन एंड शैल बी गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलो, करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, करेंसी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किसका काम है, आरबीआई का। कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है उसका काम क्या है, आरबीआई का। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉम्बैटिंग काउंटरफिटिंग, इसका मतलब क्या बताइए ना। हाँ जी, कॉम्बैटिंग, अभी जो मैंने बोला है हैकिंग वगैरह, तो ऐसा कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में कि सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर उंगली उठने लग जाए, सिक्योरिटी को ब्रीच कर ले कोई,
तो बार बार पीरियोडिकल रिविजन्स करना ज़रूरी है, पीरियोडिकल रिव्यू करना ज़रूरी है, अपग्रेड करना ज़रूरी है सिक्योरिटी को, यही बता के रखे यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास पूरा पावर है, वो सुपरसीड कर सकता है सेंट्रल बोर्ड को। अब मैं समझा दूंगा, ये रीड करना है आपको। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब कभी भी लगे जो सेंट्रल बोर्ड है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर धोखेबाजी कर रहा है, तो वो सुपरसीड कर सकता है सेंट्रल बोर्ड को। सुपरसीड मतलब सेंट्रल बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं उसको उखाड़ के फेंक देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आके यहाँ पे बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कब होगा? अगर ऐसा लगा कि जो पावर्स है सेंट्रल बोर्ड का वो अगर मिसयूज हो रहा है, तब जाके। नो पर्सन, अच्छा क्या बोले मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले कोई भी बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज इशू नहीं कर सकता, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट, ठीक है, ये सारे जो है ना, क्या बताइए ना, ये इशू नहीं कर सकता, इशू नहीं कर सकता कोई भी बंदा अदर देन बैंक्स, ठीक है, अदर देन बैंक्स। देखो एक बार पढ़ लेते। RBI Act states that no person in India other than the bank or is expressly authorized by the act of the central government shall draw, accept, make or issue any bill of exchange, hundi, promissory note or engagement for the payment of money payable to bearer on demand. ठीक है, or borrow, owe or take up any sum or sum of money on the bills, hundis और नोट्स पेबल टू द बेयरर ऑन द डिमांड ऑफ सच अ पर्सन। आपको याद ये रखना है कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है कि RBI जो है वो एक बैंक है, बैंक का काम करता है फॉर व्हाट, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक बार रीड कर लेना है, ठीक है, ये मैंने बता रखा है। पब्लिक डेट को मैनेज करता है RBI, ऑब्वियसली यस। अच्छा, रिजर्व बैंक एज बैंकर टू बैंक्स। अच्छा, बैंक्स के लिए भी तो बैंक्स है ना, सुनो, नॉर्मल पब्लिक के लिए तो कॉमर्शियल बैंक्स है, नॉर्मल पब्लिक के लिए कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन इन बैंकों के लिए कौन सा बैंक है? बैंकों का बैंक कौन है? बैंकों का बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ चुका है? तो एक बार रीड कर लेना। अगर नॉर्मल पकड़ ले, एक्सिस बैंक को पैसा चाहिए, किसको मांगेगा? RBI को मांगेगा। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल रेगुलेशन सुपरविजन करता है, चलो ठीक है। अच्छा, प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर बैंक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझाना है मुझे, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी, इसका मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना सारे बैंक्स को बोल रखा है कि भैया आपको कुछ एडिक्वेट कैपिटल जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे मेंटेन करके रखना है। क्या बताइए ना? हाँ जी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंस्ट्रक्टेड बैंक्स टू मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल। इतना कैपिटल आपको मेंटेन करके रखना है, ऐसा नहीं सब कुछ लोन में दे दिए, ठीक है। The adequacy of capital is measured in terms of the capital to risk weighted asset ratio, CRAR जिसको कहते हैं हम लोग। Under the recently revised framework, banks are required to maintain adequate capital for credit risk, market risk, operational risk and other risk. समझ में आ रहा है ना? बहुत कुछ रिस्क है उसमें। बैंकों को कहा जाता है कि भैया आपको कुछ एडिक्वेट कैपिटल जो है वो मेंटेन करके रखना है। वो कैसे हम लोग असर्टेन करेंगे बताइए? विद द मेथड ऑफ रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोन्स एंड एडवांसेस, अब इसमें क्या बताए सुनो अच्छे से। जब बैंक लोन देता है ना उसमें कुछ लोन ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन को टाइम टू टाइम जो है इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम नहीं करते, थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। एंड कुछ ऐसे होते हैं जो तो करते नहीं है, डिफॉल्ट कर देते हैं। इन सारे लोगों को कहा जाता है, ये जो लोग हैं ना इनको कहा जाता है भैया नॉन परफॉर्मिंग एसेट टाइप का लोन, ठीक है। तो यहां पर बोले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोले बैंकों को कि भैया आपको क्लासीफाई करना होगा आपके लोन एसेट्स को। लोन एक प्रकार का एसेट्स है, अगर मैंने आपको लोन दिया ये मेरे लिए एक प्रकार का एसेट है, समझ में आ रहा है ना? मैं कभी आपसे लोन वापस मांग सकता हूं। तो जो लोन एसेट है ना उनको परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग के ऊपर के बीच में डिवाइड करना कि ये परफॉर्मिंग है, ये नॉन परफॉर्मिंग है। नॉन परफॉर्मिंग के बारे में हम लोग बेसिकली बात करने वाले इधर पे। अब इस नॉन परफॉर्मिंग को भी कैटेगराइज किया गया है, सब डिवाइड करके। बोले डाउटफुल एक होगा लॉस, एक होगा सब स्टैंडर्ड। क्या बताइए? सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। सब स्टैंडर्ड मतलब ठीक ठाक। ये जो एनपीए है ना इसमें क्या होगा? एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है दो प्रकार के, एक परफॉर्मिंग एक नॉन परफॉर्मिंग। नॉन परफॉर्मिंग मतलब अच्छा ठीक है, अच्छा है, सारे लोन जो है लोन का क्वालिटी अच्छा है।
और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 3 कैटेगरीज रहेंगे, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। सब स्टैंडर्ड नाम से आपको पता लग रहा है कि भैया इसका स्टैंडर्ड लो है लेकिन ठीक ठाक है, ये मतलब पेमेंट कर देगा। डाउटफुल लग रहा है कि मेरे को तो डाउट लग रहा है भैया ये पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। और लॉस जो ऑलरेडी लॉस हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको डिवाइड करके रखना है आपके लोन्स को। फिर बोले बैंक्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अप्रोप्रिएट प्रोविजंस अगेंस्ट ईच कैटेगरी एंड ये फॉर एनपीएस, इतना आपको याद रखना है। इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बताए, आपकी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो आपको कैटेगराइज करके रखना होगा 3 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी मैच्योरिटी, हेल्ड टू मैच्योरिटी, दूसरा अवेलेबल फॉर सेल, तीसरा है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। समझ में आ रहा है? एक तो एसेट वो, इन्वेस्टमेंट वो जो कि मैच्योर होने वाला है, दूसरा इन्वेस्टमेंट वो जो आप सेल के लिए रखे हो, तीसरा जो आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट को 3 भाग में डिवाइड करके रखना है। ठीक है, इतना कर लोगे याद हो जाएगा। इतना जितना मार्किंग करवा रहा हूँ उतना करो और उतना याद रखो। ऐसा नहीं कि सब कुछ कर लिया एंड कुछ भी याद नहीं है, जितना करवा रहा हूँ उतना करो एंड उतना याद रखो सिर्फ। नेक्स्ट है अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या बताइए ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है कि इंडिया के पास जो फॉरेन करेंसीज रिजर्व के फॉर्म में रखा है, डिपॉजिटेड है, इंडिया के पास जो फॉरेन करेंसीज है उसको मैनेज करना। अब फॉरेन करेंसीज चाहिए क्यों इंडिया को, देखो, मेंटेनिंग मार्केट कॉन्फिडेंस इन मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज। ठीक है, एक्सचेंजिंग द रिजर्व बैंक इंटरवेंशन कैपेसिटी टू स्टेबलाइज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, लिमिटिंग एक्सटर्नल वर्नबिलिटी बाय मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी टू अब्सॉर्ब शॉक ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इसके बाद क्राइसिस इंक्लूडिंग नेशनल डिजास्टर एंड इमरजेंसी। इसका मतलब समझना, लिमिटिंग एक्सटर्नल वर्नबिलिटी बाय मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी। फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इजी फ्लोएबल फॉर्म में रखना जो इजीली एक्सेस कर पाए। अब आपके पॉकेट में अगर 10 रुपये है तो वो लिक्विड मनी है जो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे, लेकिन आपके पास अगर 10,000 का स्टॉक है जो अपने स्टॉक मार्केट में डाल रखा है, ठीक है, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, उसमें टाइम लग जाता है, राइट, उसमें टाइम लग जाता है। आज अगर आप सेल करोगे कल परसों जाके आपका अकाउंट में पैसा घुसेगा। समझ में आ रहा है ना? तो लिक्विड मनी रहना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे, फॉरेन करेंसी लिक्विड मनी होना चाहिए, सो दैट अगर कुछ भी शॉक आए, इमरजेंसीज आए, क्राइसिस आ जाए, तब वो जो अपना पिटारा है ना, किस चीज़ का बताइए ना, फॉरेन करेंसी का पिटारा है, वो खोल पाएगा अपना इंडियन गवर्नमेंट एंड उस पैसे को यूज़ कर पाएगा मार्केट में। समझ में आ रहा है? प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस टू द मार्केट दैट एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस कैन ऑलवेज बी मेट, thus reducing the cost at which foreign exchange resources are available to market participants. Adding to the comfort of market participants by demonstrating the backing of domestic currency by external assets. तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स है रिजर्व बैंक के जो रिजर्व बैंक फोकस करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। फिर आ जाओ सीधा इधर पे, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ऊपर में जो है ना, ये हम लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये सारा हम लोगों ने कर रखा है। तो एक बार रीड कर लेना ऊपर में, जितना करवा रहा हूँ उतना ही, ये मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। ठीक है, रेपो रेट वगैरह बताइए ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, फिर बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, सेट्री लिक्विड रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने कर रखा है। तो इधर से एक बार देख लेंगे, ये रीड करना है। रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कॉरिडोर, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, सेट्री लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, दिस इंक्लूड्स बोथ आउटराइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर इंजेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूरेबिलिटी लिक्विड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट को स्टेबल करने के लिए जो स्कीम्स लाया जाता है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारा आपको रीड कर लेना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये आपको रीड करना है क्योंकि ये मैंने करवा रखा है, कौन कौन बैठेगा, मीटिंग्स कब कब होंगे मॉनेटरी पॉलिसी की, ये भी मैंने करवा रखा है, वो उसी नोट से कर लेने से हो जाएगा। ठीक है, 4 मीटिंग चाहिए साल में एक बार, सारे मेंबर्स के पास एक वोट रहेंगे, प्रोसीजर्स जो है मीटिंग के कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। तो ये मैंने करवा रखा है ऑलरेडी, आपको एक बार रीड कर लेना है। फिर पेनल्टीज, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, पेनल्टी लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ख़त्म चैप्टर। पेनल्टीज़ क्या क्या हो सकते हैं ये आपको रीड करना है, ये होमवर्क रहेगा। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको रीड कर लेना है अच्छे से, या आपको नोट्स में बना लेना है कि क्या क्या पेनल्टीज़ है, तो कर पाओगे। बहुत इजी है। थोड़ा बहुत होमवर्क मैं भी दूंगा, ऐसा नहीं कि भैया स्कूल में जब आप क्लास ए बी में पढ़ते थे, 1 2 में पढ़ते थे, 3 4 5 6 7 8 9 10 में पढ़ते थे, यूकेजी में पढ़ते थे, तब भी तो आपको होमवर्क मिलता था घर में। तो ऐसा मतलब एक्सपेक्ट मत करो जितने बड़े होते जा रहे हो उतने बच्चे होते जा रहे हो, सर वो टॉपिक नहीं करवाया, वो टॉपिक नहीं करवाया। भैया कुछ तो होमवर्क देंगे हम, वरना कैसे होगा बताओ यार। तो ये होमवर्क है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी, बहुत बवाल।